तो आज हम लोग ना 3 कविताओं को पढ़ेंगे। पहली कविता जो हमारा है वो आरसी प्रसाद सिंह का है। और मुझे लगता है कि मुझे हिंदी के क्षेत्र में लाने में इनका भी अच्छा योगदान है। मतलब बचपन में इन लोगों से परिचित हो चुका था मैं। ओके, तो जिनसे बचपन में परिचित हो जाइए वो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। फिर नागार्जुन को पढ़ेंगे, शासन की बंदूक। और केदारनाथ अग्रवाल को, मैंने उसको। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का तुमुल कोलाहल कलह मैं पढ़ाया हुआ हूँ उसमें, इसमें डब्ल्यू बी वाले में। फिर भी आप लोगों को अलग से पढ़ाऊंगा। एक दिन में 3 कविता कर लेते हैं, फिर कल हम लोग तुमुल कोलाहल कलह और वह तोड़ती पत्थर और हिमालय लंबी कविता है, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है। ठीक है, तो हिमालय छोड़ के दोनों और प्रेम पलता है, छोटी सी कविता है, तो उसको कर लेंगे, है ना। तो हमारे पास जो आधुनिक काल की कविताएं हैं वो कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन और। ठीक है, अपने पास अभी बहुत समय है ना। आपको लगभग लगभग 13 तक तो क्लास कर ही रहे हैं हम लोग, 15 को एग्जाम है ना। तो ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो भाई सुबह में भी जुड़ जाएंगे, ऐसा क्या है। वैसे मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी। आप लोग बस बैक का रिवीजन करके चले जाइएगा एग्जाम देने। वैसे मैं रिवीजन करवाऊंगा लास्ट वीक, तब सोमवार से। कौन सा? ठीक है, कल आप लोग उसका ये क्वेश्चन जानकी वल्लभ शास्त्री से पूछा गया था। उम्मीद है कि वो सही कर लिए होंगे आप लोग। हाँ सर। और सरस्वती पांडे में मेघ गीत का प्रकाशन 1950 लिखा हुआ है, पर कोई दिक्कत नहीं है, विकल्प में 1950 और 1951 में से जो दिख जाए तो चलेगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि 1951 ही लगाया जाए, है ना। दोनों नहीं देगा, एक देगा। चलिए, हम आज गलती से एक परफ्यूम लगा लिया और इतना घटिया है कि वो जा ही नहीं रहा है और इसे लग रहा है इरिटेट कर रहा है पूरे शरीर को। तो पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो देखिए भाई, ये बिहार के ही हैं। ओके, तो और 1911 के हैं। 1911 में अज्ञे का भी जन्म हुआ है। ओके, और मिथिला क्षेत्र के हैं, है ना। एरावत गांव है, मिथिला क्षेत्र के ही हैं, देख लीजिए। समस्तीपुर जिला में रोसड़ा है। क्या कंचन इस नाम से वाकिफ है क्या, रोसड़ा से, है ना। तो समस्तीपुर जिला के हैं ये। ओके, तो एरावत गांव में पैदा हुए थे। कल एक गांव का जिक्र हुआ था, तो क्या पता भाई एग्जामिनर का ध्यान गांव पर चले जाए, तो बेहतर है कि आप लोग ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को, क्योंकि मिथिला के ही हैं। तो इनका काम मैथिली में भी है, हिंदी में तो है ही, मिथिला मैथिली में भी है, और बहुत बाद में इनका निधन हुआ है। ओके, 1996 अब देख रहे हैं। एरौथ, है ना, नंददास और रजनीगंधा मुख्य रचना है। देखिए हिंदी और मैथिली है, इनके विषय में पढ़ेंगे तो और ये भाषा जानते थे। ठीक है, अभी आपको ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट भेजा गया था, जिसमें आप देख पा रहे हैं मैथिली के कवियों को, जिन्हें ये दिया गया था वो साहित्य अकेडमी, जिनमें 2 नाम तो हैं ही जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, एक तो नागार्जुन को दिया गया था, किसके लिए, पत्रहीन नग्नगाछ के लिए। और दूसरी तरफ आपने देखा था कि आरसी प्रसाद सिंह को भी दिया गया। ओके, आरसी प्रसाद सिंह को दिया गया है सूर्यमुखी के लिए, आप जान रहे हैं। और कब दिया गया है, तो 1984 में, 1984 में सूर्यमुखी पर क्या दिया गया है,
तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ओके, तो इसे भी ध्यान रखना है कि भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है, क्या पता इसी यही पूछ ले सूर्यमुखी पर, है ना, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ओके, याद रखना है आपको। इनकी रचनाओं को आप जब देखना शुरू करेंगे ना, तो मैथिली की भी रचनाएं हैं, है ना। ये देखिए, यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया है कि सूर्यमुखी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1984 में। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी देखिए, मैथिली में ही माटिक दीप है, पूजा का फूल है, मेघदूत है। अब पूजा का फूल, माटी का दीप, ओके, माटिक दीप हुआ जो, ठीक। और जो हिंदी में है इतना है, तो हम एक याद रखेंगे, कलापी, ठीक है। संचयिता भी याद रख सकते हैं। इन्हें जीवन और यौवन के कवि कहा जाता है, तो एक रचना भी है। पांचजन्य है, द्वंद्व समास है, सोने का झरना है, कथा माला, है ना। और ये देखिए प्रबंध काव्य, क्योंकि नंददास से इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। संजीवनी, अरण्यक, उदय नहीं याद रखेंगे। हम्म, बाल साहित्य में कुछ ऐसा दिख जा रहा है, तो मुझे उतना भी नहीं सही दिख रहा है। तो जान दीजिएगा। ओके, ये सब ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आते हैं सीधा हम कविता की तरफ। ठीक, तो कविता है भाई जीवन का झरना। तो यहाँ यदि पंक्ति उठा करके आपसे पूछ लिया जाता है, ओके, कि चलो बताओ भाई ये किसकी पंक्ति है, तो आप आराम से बता पाएंगे भाई ये किसकी पंक्ति है। आरसी प्रसाद सिंह की पंक्ति है। यदि पंक्तियां आप यदि देखे रहेंगे तो आप आराम से कह पाएंगे। हम्म, बहुत छोटी सी कविता है, और बचपन में मुझे ये कविता याद थी, तो उम्मीद है कि आप लोग अभी कम से कम याद कर लेंगे इसे। ओके, और जीवन चलायमान है ना, यहाँ आप देखेंगे। ओके, यहाँ देखिए एक जीवन है और यौवन है। ओके, कहाँ कहीं दिखा था यौवन, तो इसीलिए इन्हें जीवन और यौवन के कवि के रूप में आप देखते हैं बार बार। ओके, चीज मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ, वो चीज एक बार कहाँ गए हम, कोई तो जुड़ना चाह रहे हैं, गरीब, ठीक है। तो मैं जो चाह रहा हूँ वो एक बार देख लेते हैं। पहली बात तो जीवन और यौवन के कवि किसको कहते हैं, याद रख लेना है, आरसी प्रसाद सिंह को कहते हैं, है ना। ओके, बस जीवन और यौवन में किताब डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड हो जाए तो एक बात हम देखना चाह रहे हैं। एक तो ये नहीं पता चल रहा है ये किस काव्य संग्रह में है और कब प्रकाशित हुई, ये भी नहीं पता कर पाया हूँ, है ना, क्योंकि वो किताब जो मुझे जिस पर डॉट है वो किताब डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा है। ओके, तो जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो ये चलता हुआ जीवन है, रुकता हुआ, है ना, नहीं है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है ना? तो मस्ती चलते रहना चाहिए जीवन में, ऐसा नहीं कि आप शुष्क बैठ गए, है ना, कुछ नहीं कर रहा, तो वो नहीं, जीवन चलायमान रहना चाहिए। ओके, निर्झर की तरह, झरने की तरह, कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे, है ना। तब कब फूटा गिरी, ये जो निर्झर है, जीवन रूपी निर्झर है, वो कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, और किस गांव से, किस रास्ते से ये नीचे उतरा, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे, है ना। तो ये जो नदी निकल रही है निर्झर, पहले तो निर्झर के रूप में ही नदियां निकलती है ना, कि निर्झर का ही पार्ट है, फिर वहां से फिर जाकर समतल में आती है। तो
ये कह रहे कैसे ये सब हो रहा है। निर्झर में गति है तो जीवन में भी गति होना चाहिए। जीवन है और गति है इसीलिए जीवन है ना, ठहरा हुआ पानी नहीं है। ओके, और समझिए कि पानी के पास गति है ना, आप चल पाते हैं, है ना, और पानी भी चल पा रहा है। इसका मतलब आप भले सजीव हैं, पानी निर्जीव है, लेकिन उसके चलने की क्रिया की वजह से कह सकते हैं नहीं, पानी में भी जीवन है ना। तो गति के कारण आप कहते हैं जीवन है। निर्झर में गति है, जीवन है, वो आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोरों से लड़ता, बन के पैरों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मनमाता। है ना? तो बाधा के रोरों से लड़ता, बहुत लोग आपको भी रोकना चाहते हैं, है ना, लेकिन उन रोरों से लड़ना पड़ेगा, जैसे निर्झर और पानी इस तरह से करता है। बन के पैरों से टकराता, बन के पैरों से टकराता, है ना, तो बन के पैरों से टकराता है, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मतवाता। तो भाई यदि इनके पास यौवन है इस वजह से ऐसा कर पा रहा है ना। बुढ़ापे में आपकी गति धीमी हो जाती है, जैसे नदियों की होती है, लेकिन जब नदी अपने यौवन पर रहता है ना, तो पहाड़ को काट करके निकल जाता है, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं पहाड़ के। लहरें उठती हैं गिरती है, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्जर बढ़ता ही जाता है ना। तो ये तो देखिए लहरों को उठते गिरते आप देख पा रहे हैं, तो केवल पछताएंगे। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्जर बढ़ता ही जाता, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्जर बढ़ता ही जाता है। तो ये जो निर्जर है ना, वो बढ़ता ही जाएगा, किसके बदौलत, यौवन के बदौलत, है ना। नाविकों की तरह नहीं पछताना है तो। ओके, निर्जर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। तो समझिए कि कितनी बड़ी बात है। निर्जर कहता है कि बढ़े चलो, है ना, झरना जो कहता है कि वह बढ़ो, और फिर झरने के साथ, है ना, यौवन यदि मिल जाए तो कहता है बढ़े चलो, आगे सोचना भी मत कि आगे क्या हो, जो होगा देख लिया जाए। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है मर जाना, निर्झर यह झरकर कहता है। ओके, यदि आप रुक जाएंगे, आपके अंदर से गति खत्म हो जाएगी, तो आप मर जाएंगे, यही बात आप समझ लीजिए। निर्झर यह झर कर कहता है, अर्थात गति करके कहता है। भाई किस तरह से पहाड़ों पर से झरने को आपने गिरते हुए देखा है। कहते इतनी छोटी सी कविता है, यहाँ से कोई लाइन उठा करके पूछ लेगा तो आप आराम से उत्तर कर पाएंगे, या इनके विषय में पूछेगा तो आप कहेंगे 1911 में पैदा हुए हैं, है ना, समस्तीपुर के अरौत में पैदा हुए हैं, मैथिली में सूर्यमुखी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ना, काफी जैसे रचना लिखे हैं, संचेता भी लिखे हैं, ये सब आप आराम से कर देंगे। ठीक है, अब दो छोटी कविताएं हैं। ओके, तो समझिए कितनी छोटी छोटी कविताएं हैं, और आप लोग फालतू का परेशान होते थे भाई क्या होगा, कुछ नहीं है ना, बस ये है। अच्छा, काहे रे नलिनी, अच्छा ये सब पढ़ा दिया ना, बर्मर गीत सार, नागमती वियोग खंड और रामचरितमानस, ये लास्ट वीक के लिए मैं जान से रख रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट वीक क्या अभी वेड है, ठीक है, फिर गुरु शुक्र शनि रवि, इतने में तो बहुत है, इतने में बहुत है। 2 दिन में तो मॉडर्न वाला कंप्लीट हो जाएगा, 3 दिन बचा है तो एक एक दिन करके, है ना, उसको कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद अगला सप्ताह पूरा अपना टेस्ट में गुजरेगा। और गरिमा जी कह रही है रिवीजन करवा देने इसका, व्याकरण का, तो ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक में ये भी करवा लिया जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं नागार्जुन, नागार्जुन है या फिर कौन है, देख लेते हैं सिलेबस। नागार्जुन के पास चलते हैं।
नागार्जुन के पास चलने के लिए हमें भटकना नहीं पड़ेगा, सरस्वती पांडे से ही काम चला लेते अपने पास अपने को, है ना। तो नागार्जुन को कब दिया गया था पत्र, ये साहित्य अकादमी कब? 1969। ओके। और जो भेजा हूँ उसमें भी आप देखिए वही लिखा है ना, दूसरा कुछ लिखा है? इसमें नहीं दिख रहा क्या? अच्छा ये कटा। हम्म। तो मेरे माइंड को तो याद है 1968, देख लेते हैं। साहित्य अकादमी की वेबसाइट पर चल लेते हैं, दो काम हो जाएगा ना। मैथिली इधर गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार वैसे बता दिया गया है ना आप लोगों को। मैथिली कहाँ है? मैथिली 1966 से दिया ही जा रहा है मैथिली में। ओके। मैथिली तो देखिए, जो आप कह रही थी ना 1969, तो नहीं, 1968 में दिया गया। ठीक है, इसे दिमाग में रखना। इसके लिए दिया गया है पत्रहीन नग्न गाछ के लिए। एक चीज ये भी पूछा जा सकता है कि भाई सबसे पहले किसको दिया गया था। ओके, तो सबसे पहले देख लीजिए किसको दिया गया था। यशोधर झा को दिया गया था मिथिला वैभव के लिए। ठीक है, बाकी हम लोग नहीं देखेंगे कि और किस किस को दिया गया था। बस हमारा एक जो इम्पोर्टेंट अभी है कि हमारे सिलेबस के पार्ट है, तो सूर्यमुखी आप देख पा रहे हैं यहाँ, है ना। तो आरसी प्रसाद सिंह को दिया जा रहा है। ठीक है, 1984 में। बाकी रिसेंट यदि आप देखना चाहेंगे, ओके, तो कमलाकांत झा, ठीक, अभी प्रोफेसर हैं ये भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, एएमयू में प्रोफेसर है कमलाकांत झा, है ना। गच रसूल अच्छी, ओके। अच्छा, ये गाछ रूसल ऐछ, ऐसे पढ़ेंगे ना? मिथिला वाले बताएं भाई, ऐसे ही पढ़ेंगे ना, गाछ रूसल ऐछ। तो और ये देखिए जगदीश प्रसाद मंडल जो हैं, ये जगदीश प्रसाद मंडल ये हमारे निर्मली के ही हैं। ओके, तो इनको भी दिया गया है पंगु उपन्यास के लिए, उपन्यास अपने पास भी है। ओके, अजीत आजाद जी हैं, पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए दिया गया है। ओके, बासुकीनाथ झा है ना, बोधा संकेतन, संकेतन, ओके। और प्रबंध संग्रह महेंद्र मलंगिया, ओके। तो लास्ट के जो है आप याद रख लीजिएगा ये चार पांच, तो ठीक रहेगा। बाकी बीच में और नहीं याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पुरस्कार लिखा हुआ है तो हो सकता है कि भाई पूछ ले मैथिली के भी पुरस्कार आपसे। ओके, तो इससे ध्यान रख लीजिएगा। और आप देख रहे हैं कि भाई 1968 में नागार्जुन को दिया गया था। ओके, तो चलिए हम चलते हैं
शासन की बंदूक की तरफ। उससे पहले हम जो है नागार्जुन को थोड़ा सा देख लें। ओके, नागार्जुन आपको पता है कि भाई ये भी 1911 में पैदा होते हैं। 1911 में पैदा होते हैं ये भी, तरौनी दरभंगा, तरौनी ग्राम दरभंगा में। ठीक है, ओरिजिनल नाम आप जानते हैं बैद्यनाथ मिश्र है ना। माता का नाम गोकुल मिश्र, उमा देवी, ये सब नहीं याद रखना है। ओके, चलिए, खरी बोली में प्रथम कविता जो है आपको पता है राम के प्रति है, राम के प्रति, और लाहौर से ये पब्लिश हुआ था विश्व बंधु में, कब 1935 में। प्रथम काव्य संग्रह आप देखेंगे तो युग धारा को माना जाता है, 1953। ठीक है, उसके बाद सतरंगी पंखों वाली, जरूर याद रखिएगा, सतरंगी पंखों वाली 1959। ठीक है, फिर प्यासी पथराई आंखें हैं 62, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियां 1975। ये सभी सस्ते पांडे में आप देख सकते हैं और आराम से कल आप याद भी किए होंगे। आपको कहा गया था कि भाई टेस्ट देना है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और छायावाद का, तो उम्मीद करते हैं कि आप कल देखे जरूर होंगे, है ना। तो याद रखना है, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी ज्योतियों का कोरस 1983। तो नींद की रचनाओं को याद रखिएगा बस, है ना। भस्मांकुर जो है इनका एक खंड काव्य है जो किस छंद में है, बरवे छंद में, है ना। तो बरवई छंद में है भस्मांकुर, ये याद रख सकते हैं। और आप जान रहे हैं कि भाई इनको पत्रहीन नग्न गाछ के लिए क्या दिया गया था, चैप्टर नंबर बोलिए। पेज नंबर 205। ठीक है, सरस्वती पांडे में पेज नंबर 205 उल्टा लीजिए। ठीक है, पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1968 में दिया गया है यह पुरस्कार साहित्य अकादमी। ठीक है, और क्या ही याद रखना है। ठीक है, बहुत जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, पांच पुत्र भारत माता के, दंतुरित मुस्कान, अकाल और उसके बाद, बादल को गिरते देखा है, कालिदास, है ना, सिंदूर तिल की दुहाल। और ये है प्रसिद्ध कविता, वास्तव में बीएचयू के सिलेबस में ही सब लगा हुआ है। तो अब हम देखने जा रहे हैं शासन की बंदूक। युग धारा में 1935 लिखा है, 53 कर दीजिए। 53 है ये 53 हो जाएगा। 1935 में तो वो प्रकाशित हुए थे ना, राम के प्रति। तो अब हम देखने जा रहे हैं शासन की बंदूक कविता। एक बार उसका प्रिंट ले लेता हूँ, कविता कोश पर भी है, रुक जाइए 1 मिनट, मोबाइल में है तो वहीं से स्क्रीनशॉट शेयर कर लेते हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है ना शासन की बंदूक का, वो है 1966। चाहे तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो दो कविता है इसमें, एक तो आप देख रहे हैं शासन की बंदूक। ओके, ये 1966 की कविता है, पहली बात। ठीक है, तो और दूसरी तरफ नीचे जो आप देख पा रहे हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। आप क्योंकि कल केदारनाथ अग्रवाल को भी पढ़े होंगे आप। ओके, और कमाल ये है
कि आज हम जिन कवियों को पढ़ रहे हैं उन तीनों का जन्मकाल 1911 ही है ना। तो तीनों कवियों का जन्म 1911 ही है। केदारनाथ अग्रवाल जी का है ना जन्म। ये जो फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में। ठीक। तो आसपास के लोग हैं ये। तो भाई पहले चलते हैं शासन की बंदूक की तरफ। ओके। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, बढ़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक, धन्य धन व धन्य धन शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। ठीक है। तो कविता वैसे 1966 की है, लेकिन ऐसा फील दे रहा होगा कि भाई कवि को अनुमान हो गया था कि अब आपातकाल लगने वाला है। ठीक है। तो थोड़ा सा फील दे, थोड़ा थोड़ा क्या, आप 100% श्योर रहिए कि आपको आपातकाल का फीलिंग ये दे रहा है। यदि ईयर हम हटा दें, 1966 को हटा दें आपके सामने से, तो आप जरूर कहेंगे कि अरे ये तो भाई आपातकाल के बाद ही लिखी गई कविता है। लेकिन सरकारों की स्थिति ऐसी थी, वो जनता को इस तरह से परेशान की थी कि कवियों को लिखना पड़ा इस तरह की कविताएं। ठीक है। खरी हो गई चाँप की कंकालों की हूक। अब देखिए, जब बंदूक चली या चलने को तैयार है, तो कंकाल कौन है? गरीब लोग हैं। ऐसा लग रहा है कि गरीब लोग की हड्डियों से ही ये जो है बंदूक का कंगाल बनाया गया है ना। और उसे गरीब लोगों को ही जो है डराया जाता है, उनकी हुक है ना चप गई है। ऐसे लग रहा है कि वो डरे हुए। नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। तो शासन की बंदूक को इस तरह से ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि भाई ये सबसे महान है, लेकिन ये वास्तव में व्यंग है ये, है ना। तो जब व्यंग है, व्यंग करेंगे कभी तो कुछ इस तरह से ही व्यंग करेंगे। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, है ना। तो जो हिटलर साहित्य चल रहा है भारत के लोकतंत्र में, तो उसके गुमान पर जो है सभी रहे हैं तो, जिनमें कानी हो गई शासन की बंदूक, है ना। तो भाई उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, है ना? तो जो कानून है, ऐसा कानून है जिससे सब परेशान है, तो भाई सब थूक ही रहे हैं, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। और ऐसे लग रहा है शासन की बंदूक जो है, काना होना क्या होता है? आंख से परेशान होना ना। ओके। तो ऐसे लग रहा है कि आंख से कुछ दिख ही नहीं रहा है शासन की बंदूक को, बस हिटलर शाही कर रहा है। ओके। बढ़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक, धन्य धन्य वह धन्य वह शासन की बंदूक। तो ये जो विनोबा की बात है, बने विनोबा मूक, विनोबा जो है कौन से आंदोलन से जुड़े थे? तो भूदान आंदोलन। हमारी एक मित्र है जो भूदान आंदोलन पे ही काम कर रही हैं। ओके। तो विनोबा जुड़े हुए थे भाई भूदान आंदोलन से, तो आंदोलनकारी थे। लेकिन भाई विनोबा भी मुक हो गए, विनोबा भी चुप हो गए। बढ़ी बधिरता, है ना? तो मुख बधिर हो गए हैं, अर्थात सुन भी नहीं रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं, 10 गुनी। ओके। धन्य धन्य वह धन्य शासन। तो ये देखिए शासन का नेचर ही ऐसा है। ओके। तो उस समय विनोबा को डराया गया था, ये विनोबा डर के चुप हो गए थे। इस समय देखिए नेताओं को किस तरह से चुप हो जाते हैं सत्ता के डर से। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक। अब देखिए गांधी जी की भी स्थिति को इन्होंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। ओके। तो ये फर्क भी नहीं कर रहा है कि ये जो है ईमानदार है, ये चोरी नहीं किया है, इसको ना मारा जाए। जिसको मन कर रहा है उसको भी मार दे रहा है। आप बिहार बीपीएससी टीआरई 4 आंदोलन को याद करिए और फिर इस कविता को पढ़िए कि सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। और अहिंसा चूक जो है ये गांधीवाद का रिप्रेजेंटेशन है। अहिंसा, जब अहिंसा गांधीवाद का रिप्रेजेंटेशन है ना, और सरकार कांग्रेस की है, तो उस केस में ये लिख पाना बहुत मुश्किल काम
होगा, लेकिन उस समय की सरकारें इतनी सहनशील थी कि आप सरकार की आलोचना इन शब्दों में कर सकते हैं कि सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चुप, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। और ईयर मैं हटा दूं और कह दूं कि ये कविता जो है 2019 के आसपास लिखी गई है ना। तो आप कहेंगे ठीक ही तो है, गलत क्या है ना। 2025 में लिखी गई कविता, तो आप कहेंगे ठीक ही तो है, गलत क्या है ना। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, है ना, लेकिन कोयल जो है ऐसी स्थिति में भी फूंक दी, है ना, बाल न बांका कर सका शासन की बंदूक। तो कोयल ऐसे लग रहा है कि वैसा प्रतीक है, पॉजिटिव प्रतीक है ना, और उम्मीद का प्रतीक है कि भाई कितना भी बंदूक चल जाए, है ना, जनता पर कितना भी अत्याचार हो, विनोबा भले चुप रहे, लेकिन कोयल जो है वो चुप नहीं रहेगी, वो बोलकर रहेगी, है ना, चाहे उसको कोई मारे जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही है शासन की बंदूक। ओके, मैंने उसको देखा केदारनाथ अग्रवाल की ही रचना है। आपको पता है कि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म जो है 1911 में हुआ था, और कहाँ हुआ था आप जानते हैं, बांदा में हुआ था। एक जगह का नाम है कवाशी। ओके, तो याद रखेंगे, बालेंदु नाम है, ये सब तो चलेगा, ठीक है। लेकिन जो प्रथम रचना है इनका वो है युग की गंगा, और साथ में बाद में जो है उसी ईयर जो है वो अभी आया था, क्या, नींद के बादल। ओके, तो युग की गंगा को फर्स्ट मान लीजिए। ओके, और देखिए, लोक आलोक तो है, लेकिन फूल नहीं रंग बोलते हैं। चूंकि आपका जो कविता आपके सिलेबस में जो लगी हुई है ना, वो मैंने उसको जब तब देखा जो है फूल नहीं रंग बोलते में संकलित है, इसीलिए आप इसका ईयर जरूर याद रखिएगा, 1965। ठीक है, गुल मेहंदी है, पंख पतवार है, बम्बई का रक्त स्नान है मिजी तुम है, मार प्यार की थापे हैं, कहे केदार, अपूर्वा याद रखिएगा, अपूर्वा, केदारनाथ अग्रवाल का अपूर्वा। जमुन जल तुम, बोल बोल अबोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुले आंखें खुले डैने, ये भी इंपॉर्टेंट है, खुले आंखें खुले डैने। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ओके, और ये छोटी सी कविता है, और आप ध्यान रखिएगा कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, जिसका हमें संग्रह मिल जाए उसको ध्यान रख लीजिएगा, क्या पता संग्रह उनको भी यही मिले। ओके, और चूंकि मैं किताब देख रखा है तो आप आराम से इस पर विश्वास कर सकते हैं। तो मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे, तपते देखा गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो पीछे भी गोली थी, शासन की बंदूक, वहां जनता बंदूक से त्रस्त थी, है ना, तब। लेकिन यहाँ देखिए कवि इतने मुखर हैं कि लिख रहे हैं, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। तो जब भी मैंने देखा उसे लोहा ही देखा, ठीक है, मतलब मजबूत देखा, लोहा जैसे तपते देखा, लेकिन उनकी उनके अंदर भी सहनशीलता है, तपना, है ना, मेहनती। ओके, और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो दोनों कवि हैं, नागार्जुन या फिर केदारनाथ अग्रवाल, किसानों मजदूरों के कवि हैं, चूंकि प्रगति धारा के कवि हैं, है ना, किसान कवि हैं, मजदूर के कवि हैं। तो यहाँ आप देखिए, तपते गलते ढलते, ये कौन लोहे के साथ ऐसा करता है ना। तो यही वही मजदूर करते हैं जिनके लिए कविता लिख गई है ना। उसको जब जब देखा, तो वो संबोधन एक तरफ से किसके तरफ है, किसान मजदूरों की तरफ है, खास करके मजदूरों की तरफ है। ठीक है, तो वही है, तपते देखा गलते देखा ढलते देखा। तो सीरीज भी याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा क्या पता पूछ ले, और कविता याद कर लीजिए, मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे, तपते देखा तपेगा तो फिर गलेगा फिर ढलेगा, है ना। तो लॉजिकल सोचेंगे तो याद भी नहीं करेंगे, लोहे को गर्म करेंगे, वो गलेगा, फिर उसको अपने इच्छित शेप में ढाल लीजिए। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो राइटर क्या चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा संघर्ष करिए, गोली जैसे चलिए, है ना। गोली जैसे चलना बहुत कुछ बतलाता है। ठीक है, तो ये कविता है, और ये कविता आप आराम से कहेंगे 1965 की कविता है, और 1966 कविता आपने पढ़ लिया था यही ऊपर में। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलेंगे कल। ठीक है, छोटी छोटी कविताएं हैं, बहुत परेशान होना नहीं है। ओके, तो कल मिलते हैं फिर।